आप सब लोगों को पता है कि क्या चीजें चल रही हैं। पिछले कुछ दिनों जो हुआ, किसान नेताओं के आंसू निकले, हर आदमी का दिल दुखा। जो भी टीवी देख रहा था उस आदमी के दिल में दर्द था। बहुत सारे लोग कह रहे थे फेसबुक और व्हाट्सएप पे कि थोड़ी देर में पक्कल उतरने वाला। कहने का मतलब ये है कि मन इतना दुखी हो गया कि मैंने कहा अगर ये यहां से उठा लिए गए तो कहीं इज्जत दिखाने लायक रहेगी नहीं, बचेंगे नहीं कहीं। मैं चौधरी अजीत सिंह जी और जैन चौधरी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और सारे गिले शिकवर भूलकर चौधरी नरेश टिकैत जी को और राकेश टिकैत जी को फोन करने का काम किया और कहा कि मैं आपके साथ हूं। साथ में उत्तर प्रदेश के डीजीपी को फोन किया, गृह सचिव को फोन किया कि अगर किसानों के साथ या किसान नेताओं के साथ कुछ भी काम गलत आपने करने का काम किया तो मैं उनके साथ हूं, वहीं पे आगे बैठ जाऊंगा। उसका नतीजा आप लोगों के सामने है। चौधरी अजीत सिंह जी के लोग, किसान संगठनों के लोग वहां पहुंचे और आज ये आंदोलन किस दौर में खड़ा है आप लोगों के सामने। साथियों, ये समझने का समय भी है कि जो लोग 2017 और 2019 के चुनाव में आपके बीच आए थे, आज आपको जरूरत पड़ी है, कल उन्हें जरूरत थी। आपका वोट लिया, आपको बहला फुसलाकर किसान के नाम पर, गन्ने के भाव के नाम पर, और जब आपको जरूरत पड़ी तो वो लोग कहां हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक एक जनप्रतिनिधि, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे वो ब्लॉक का अध्यक्ष हो, चाहे वो आपकी विधायक हो या एमपी हो, आज वो लोग कहां खड़े हैं ये सोचने की जरूरत है। आपके गांव में, आपके बीच में जब वो लोग आए तो आपको सवाल उनसे करना चाहिए कि जब आपको जरूरत थी तो हमने वोट दिया और जब हमें जरूरत है तो आप लोग कहां खड़े हैं? बीजेपी के एक एक आदमी से, चाहे वो आपका भाई हो, आपका सगा संबंधी हो, सवाल पूछने की आवश्यकता है। कल भैंसवाल गांव में बीजेपी के लोगों के साथ में जो हुआ, यही होना चाहिए। किसान को झूठ बोलकर उनका वोट लेना और जब उनका मौका आए तो उनके साथ ना खड़ा होना। बीजेपी आपके विरोध में सभाएं करने जा रही है, किसानों के विरोध में, जिस किसान ने उसे वोट दिया था। दूसरी चीज, जितने लोग यहां बैठे हैं लोकदल की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, आज हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि जब तक हम राष्ट्रीय लोकदल को वोट की चोट देकर, लोग भाजपा को वोट की चोट देकर जब तक मजबूत नहीं करेंगे लोकदल को, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आज अगर चौधरी अजीत सिंह जी और जैन चौधरी जी संसद भवन के अंदर होते तो हमें ये सारी चीजें ना देखनी पड़ती। जितने युवा हैं, मैं सबसे यही निवेदन करता हूं कि अपने गांव में, अपने मोहल्ले में अपनी पार्टी का, अपने नेता का प्रचार करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। 1 घंटा एक दिन में आप राष्ट्रीय लोकदल को दें कम से कम, और एक आदमी से प्रतिदिन बात करें। आपको ये परिवार बढ़ाना है, आपका अपना परिवार है, अपने लोग हैं, आपकी भावनाएं हैं। जब तक आप अपने लोगों को आगे नहीं बढ़ाओगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जनपद अमरोहा, यशवीर खटाना जी यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, बहुत जल्द जनपद अमरोहा की कमेटी का गठन होगा। जितने मेरे युवा भाई आज इस लोकदल को सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, सभी लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी, ब्लॉक स्तर की, जिला स्तर की, तहसील स्तर की। यशवीर खटाना हमारे जिलाध्यक्ष हैं गुर्जर समाज से, वो सभी लोगों को कमेटी गठित करेंगे। आप लोगों के जो भी सुझाव हो, जिन लोगों को जिम्मेदारी लेनी है, वो यशवीर खटाना जी से संपर्क कर सकते हैं। मैं 2-3 नारों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। जैन चौधरी, हस्ती है अपनी ऐसी कि मिटती नहीं किसी से, यूं तो दुश्मन रहा है दोरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। मुझे संभाल के रखना दोस्तों, हर बार वक्त पर काम आऊंगा। माननीय सचिन चौधरी जी हमारे मुख्य, हमारे आप लोग सामने बैठे हुए हैं, आपके सामने लोकदल के, राष्ट्रीय लोकदल के दूसरे नेताओं ने काफी बातें की हैं, जवानों ने भी की और बुजुर्गों ने भी की है।
हम लोग बीच के हैं, ना बूढ़े हैं ना जवान हैं, हमारे पास तजर्बे खूब है। लंबी बातें करने का मौका इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि आप लोगों को अभी ज्यादा बैठने की आदत नहीं पड़ी है। धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। जब सियासत में आने का कदम आपने रख दिया है, जब आप घर से चले होंगे तो ये तय करके चले होंगे कि हम आज राष्ट्रीय लोकदल की मीटिंग में जा रहे हैं। हम बीडीसी के मेंबर भी रहे हैं, प्रधान कोऑपरेटिव सोसाइटी के सभापति और जिला पंचायत के मेंबर, और करीब 42 साल की उम्र में हम असेंबली में पहुंच गए। हमसे पहले ना कोई हमारे पिता पजामा पहनते थे, ना हमारे दादा ने, सबने पैंट पहनी, मिलिट्री और पैरामिलिट्री में नौकरियां की हैं। तो आप ये कथन अपने जहन से निकाल दें कि कोई विरासत का आदमी ही एमएलए बनेगा। आप में से भी एमएलए बन सकता है दोस्तों, लेकिन लड़ने का जज्बा होना चाहिए। अपनी हैसियत कायम करो। अगर अपनी हैसियत कायम नहीं करोगे तो आपका कोई वजूद नहीं रहेगा। गांव से आए हैं और गांव चले जाएंगे। नेता की जवान हो या बुजुर्ग हो, उसकी हैसियत जब होती है जब वो गांव से आता है। हम लोग गांव के परिवेश में पले हैं कि जब कपड़े पहन कर निकलता है तो मुखालिफ कहते हैं नेताजी जल्दी है और ये फला पार्टी के हैं। तो आप फला पार्टी के आज राष्ट्रीय लोकदल में आए हैं तो इस दल के बनिए। खाली तमाशा देखने के लिए या तमाशबीन बनने के लिए घर से मत आया कीजिए। बहुत ही हौसले के साथ आया कीजिए। कुछ जवान ऐसे बैठे हैं इसमें जो चुनाव लड़ने के काबिल है। जो चुनाव नहीं लड़ता, मुझे कहने में पतन गुरेज नहीं होता, वो नेता तो हो सकता है लेकिन एमएलए, जिला पंचायत मेंबर, प्रधान, बीडीसी मेंबर, ब्लॉक प्रमुख नहीं हो सकता। और सदन में जरूरत उसकी होती है। आज जो काले कानून पास हो रहे हैं दोस्तों, आपकी सदन में संख्या बल नहीं है, इसलिए आपकी कौम के खिलाफ कानून पास हो रहे हैं। अगर आपके सदन में आपकी संख्या होती तो आपके खिलाफ, आपकी नस्लों के खिलाफ कोई कानून नहीं बनता। हम लोगों ने सदन देखा है, कई सदन देखे, ब्लॉक का सदन देखा, जिला पंचायत का सदन देखा, प्रधानी का सदन देखा और असेंबली का सदन भी देखा। जिसकी दल में जहां ताकत उस सदन में होती है वही कानून पास करता है। तो इसलिए एमपी और एमएलए की जरूरत पड़ती है, जिला पंचायत की जरूरत पड़ती है दोस्तों, बीडीसी के मेंबर की जरूरत पड़ती है। कतई नहीं शर्माना चाहिए। हमारे देखो बछराइल के नगर अध्यक्ष अशरफ अलवी साहब बैठे, बहुत बड़े नेता रहते हैं उस बस्ती में, बहुत एमएलए दी उस बस्ती ने, लेकिन नौजवान वहां पर सदाकत करता है हमारे दल की। तो आप ये समझिए कि आप भी ऐसी करना सीखिए। अगर गांव में आप अपने दल की सदाकत करते हैं तो आप नेता कहलाएंगे। झुलमुल नहीं मत रहिए, ढुलमुल मत रहिए। और सरकार की जो खिलाफत करनी है उसको मन से कीजिएगा। गैस की सब्सिडी पर बात कीजिए। हमने और आपने 400 रुपए का सिलेंडर खरीदा और आज 800 रुपए का खरीदते हैं। सब्सिडी का दौर चला था, मेरा ड्राइवर बाहर खड़ा है, धीरज शर्मा उसका नाम है, 1 रुपया 29 पैसे सब्सिडी आई है। चाहे मालूम कर लीजिए, कहूं तो बाहर से अंदर बुला लीजिए। इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाता। आज पेट्रोल इस जिले में 89 रुपए 17 पैसे है और डीजल करीब 81 रुपए कुछ पैसे है। क्या कोई आप लोगों में से चर्चा करने को तैयार है? अरे अपनी बात कहिए, चाहे बात के धोखे पर कहिए, पनवाड़ी की दुकान पे ना चाहिए, होटल पे कहिए। आप लोगों को डर लगता है ये बात कहने में क्या कि आज 90 रुपए पेट्रोल इस जिले में और इस हिंदुस्तान में 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल है। आप कहते क्यों? जब आप कहना ही नहीं चाहते तो आपके ऊपर जुल्म किया जाएगा। कानून बन रहे हैं, जानकारी भी होनी चाहिए। कानून बन रहे हैं, उनको मोबाइल निकालिए बड़ा वाला और उसमें देखिए, गूगल पर जाइए कि 3 काले कानून आप पढ़िए तो सही। आपसे अभी सवाल करने लगे, सब विरोध करेंगे। कानून के बारे में आप बता ही नहीं सकते। नौजवानों, आप पढ़े लिखे आदमी। कहीं मैं डिबेट में बैठा था, आपने टीवी पर देखा होगा, एक सामने से एक आवाज लड़के ने कहा एक नेता से एमएसपी की फुल फॉर्म बताइए। आप भी याद कर लीजिए, मैं तो जानता हूं, आप भी याद कर लीजिए। फिर पूछेगा सब है, तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। खाद का कट्टा चला गया, 5 किलो कट गया, आप लोग बात ही नहीं करते। मुकदमे लिखे गए जैन जी के खिलाफ, आप लोग बात ही नहीं करते। और देखो, मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं है दोस्तों, मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूं, मैं गर्व से कह सकता हूं मैं हिंदुस्तानी हूं और उसके साथ शान से कह सकता हूं कि मैं मुसलमान हूं। और उसके बाद शान से कह सकता हूं कि मैं सेक्युलर हूं। मैं शान से ये बात कह सकता हूं। लेकिन वो कहेंगे घर से कहो हम हिंदू हैं। अरे भाई, 7 साल पहले क्या हिंदू यहाँ पर नहीं रहते थे? लेकिन इसी पर बेवकूफ बना दिया। आदमी अपनी छाती पे, अपने दरवाजे
ये मिलता है कि गौ से गौ हम हिंदू है, कौन मना करता है? हम तस्लीम करते हैं, इस मजहब को भी तस्लीम करते हैं। जय श्री राम का नारा आप हमसे लगवाओ 500 बार नारा। हिंदुस्तान आप ये समझिए, मजहब के अंदर मुसलमानों में कमोबेश 2 लाख पैगंबर पैदा हुए हैं और आखिरी मोहम्मद साहब पैदा हुए हैं। जब हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब अरब में कयाम करते थे तो वो कहा करते थे, इस पूरब की धरती से, उर्दू में कहा था उन्होंने, मुझे खुशबू आती है इसकी मिट्टी से। तो हो सकता है कि श्री राम किसी वक्त के पैगंबर हो, इसके ऊपर बहस की जा सकती है। हम खुले मन से बहस करने, क्या उनके अब्बा के श्री राम तुम्हारे नहीं है क्या? जो बात श्री राम ने कही, जो उनकी मर्यादा और उनके सिद्धांत, कौन नहीं तस्लीम करता है दुनिया में? मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कौन नहीं तस्लीम करता? उनके कामों को, उनकी नीतियों को वो कैश कर रहे हैं, वो भुला रहे हैं, आपका बेवकूफ बना रहे हैं। दोस्तों देखो, हम तो निपट लिए, मैं बड़े मन से भी कह सकता हूं और जवानों हम तुम्हारे मन से भी कह सकते हैं। उन्होंने 3 बातें कही हमारे सामने कि धारा 370, आपको बताना चाहूंगा सिर्फ 68 लाख कश्मीरी रहता है कश्मीर के अंदर, और हिंदुस्तान के अंदर करीब 150 करोड़ लोग रहते हैं, सिर्फ 68 लाख। और ऐसे 4 सूबों में भी कानून है दोस्तों कि जहां पर आप जमीन नहीं खरीद सकते, आप जमीन जाकर बाकायदे मुकामी स्थायी रूप से नहीं गिर सकते। उसके बाद उन्होंने कहा कि 3 तलाक। दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर 15% मुसलमान रहता है और उसमें से 0.25% भी 3 तलाक के वाकई नहीं है। बराबर के गांव देख लो जाकर कि जहां कितने वाकई वाहवाही लूट रहे हैं बिना मतलब के। एक मसला और था जो कई सौ साल, करीब 450 साल और 500 साल पहले से चलता था, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद। दोस्तों वो भी निपट गया, बाबरी मस्जिद हट गई, अब मंदिर बन गया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान तो निपट लिया, इनका कोई झगड़ा उगड़ा नहीं है। अपनी खैर बनाओ, खैरियत इसमें है। जिसे लड़ने की आदत हो, जिसे मारने की आदत हो, जिसे जुल्म करने की आदत हो, तो पहले घर से शुरू करता है, ताकत होती है बाहर जाता है, और जब बुढ़ापे में घर आता है लौटकर तो अपने लड़कों में लड़ाई करवाता, बोले साले लड़ेंगे तो मेरी खातिर ढंग से होगी। तो आज के हुकूमत में जो बैठे हुए हुक्मरान है वो दोस्तों अब नंबर तुम्हारा हमारा तो नहीं बैठा। हमसे अगर बीजेपी हटती तो 52 दफे हटा देते। दोस्तों 12 में हम चुने गए, 14 में पार्लियामेंट का चुनाव आया, सारा मुसलमान एक तरफा के हाँ बीजेपी ना आवे, लेकिन भैया आ गई। 17 में अखिलेश जी भी चले गए, 19 में मोदी जी फिर आ गए। हमारे बस की से हटानी पटानी ना है, हम सीधी जुबान में आपसे कह रहे हैं। हटाने पटाने का सौदा हो तो तुम ही देख लो, तुम्हारे पीछे खड़े हो जाएंगे और रौला देंगे, चिल्लाएंगे, बात करेंगे। अब तुम हमसे कहो धरना तुम दे लो, हमारे बस की ना, धरना पटा दे। धरना पड़ना देना तुम्हारे बस की है, आप लोग आगे चलोगे तभी धरना लगेगा। और हिंदुस्तान को एक खूबसूरत नेता मिला है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं जयंत चौधरी जी की पार्टी में हूँ, लेकिन शान से कह सकता हूँ जवान वो तुम्हारी कौन का है, तुम्हारे लिए लड़ता है, तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए। और एक बात ये भी कहना चाहूँ, प्रधानमंत्री का पोता और एक कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा दुनिया के किसी हिस्से में भी अगर चला जाता तो प्रोटोकॉल मिलता, वो हाथ छापता हुआ नहीं फिरता। ये मैं आपको और बहुत अच्छी बात है कि होना चाहिए। जब हम उस आदमी के पसीने पड़ रहे हैं तो तुम्हारी कौम का शहंशाह है, तुम्हारी कौम का शेर आदमी है, ये तुम्हें फक्र होना चाहिए। और हिंदुस्तान की तस्वीर उठाकर देखोगे, जो आज बात करते हैं दोस्तों तुम सुनकर जाओ। मैं सीधे मन से भी कहना चाहूंगा, झाड़ बंधु हो, अगर गुजरात की अभी वेबसाइट खोलिए, इंडियन आर्मी की खोलिए, कि देखना गुजरात से कितने आदमी शहीद हुए, कितने फौज में जवान शहीद हुए, देख लेना खोलकर। मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ, अगर बात करो जाकर, तुम्हारे ही शहीद होते हैं, तुम्हारे ही दिल्ली में तड़पते हैं, और हुकूमत वो करते हैं जो आज बैठे जिन्हें कुछ पता नहीं न तुम्हारे दर्द के बारे में। मैं ये बात, क्योंकि वक्त कम है, नेता जब बोलता रहता है तो उसे याद आती रहती है बातें, लेकिन वक्त में एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जितने लोग यहाँ आए संख्या बल में कम हो, मैं चिगारा साहब की तरह नहीं कहने का, तुम्हारी संख्या बहुत है, मैंने कुर्सियां गिन ली, जितनी कुर्सी यहाँ है बैठे हुए गिन रहा, आपकी संख्या कम है। कई दिन से सम्मेलन का दौर था, लेकिन उसके बावजूद भी एक बधाई दूंगा कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो अपने आप में एक हैसियत रखते हैं, इस बात की खुशी। संख्या बल कम, लेकिन आपको चेहरे देखकर हमें ऐसा लगता है कि आप हैसियत के लोग। तो इसलिए आप एक काम करो, आगे बढ़ना सीखो, जहां खड़े होते हो अपने घरों पर झंडे लगाओ, अपने नेता
मैं चूंकि यहाँ पे बहुत आए युवा ही मौजूद है, मैं आप लोगों से ही जानना चाहता हूँ, आप लोगों के बीच में ही ये सवाल करना चाहता हूँ, आप लोगों से ही पूछना चाहता हूँ। मैं किसी पार्टी के बारे में विशेषता कोई बुराई नहीं करूंगा या विशेषता किसी एक व्यक्तिगत तौर पे किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर आप लोगों को याद होगा कि जब 2013 में एक राष्ट्रव्यापी चुनावी सभाएं होनी शुरू हुई तो एक व्यक्ति ने युवाओं से वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्या आपको वो बात याद है? आपको वो वादा याद है? नहीं है? अगर नहीं याद है तो खामोश नहीं है, याद है तो थोड़ा जोर से बोलिए। याद है? याद है, याद है। क्या वो वादा पूरा हुआ? मैं आपसे सुनना चाहता हूं क्योंकि संवाद है, और देखिए संवाद एक 2 वे कम्युनिकेशन होता है। एक होता है कि कोई आगे आदमी अपना लेक्चर देके चला जाए, कोई नेता आगे अपना लेक्चर देके चला जाए और जनता खामोश सुनती रहे, पर यह संवाद है। संवाद का मतलब होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब वार्ता, और वार्ता एक पक्षीय नहीं होती, वार्ता द्विपक्षीय होती है। जब तक आप अपने विचारों से मुझे अवगत नहीं कराएंगे तो मैं आपसे वो बात आगे नहीं कह पाऊंगा। तो क्या आपको वादा याद है भाइयों? याद है? चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर आपको याद है। अब 2014 की बात को थोड़े टाइम के लिए हम एक बक्से में डाल देते हैं। एक बात कही जाती है, क्योंकि हम किसान परिवेश से हैं और हमारे परिवार में किसानी प्रमुख है, किसान हम सब भाई हैं। युवाओं को आजकल ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है किसानी में। क्या ये बात सही है? सही है? थोड़ा जोर से सुनता हूं भाई, मैं काम कर रहा हूं। सही है, सही है, सही है? तो युवाओं को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है किसानी में। अब मैं ये कहना चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं कि 2000 का जो वादा, 2014 का जो वादा था वो पूरा हो नहीं रहा, रोजगार मिल नहीं रहे, नौकरी मिल नहीं रही, किसानी करने में हम इंटरेस्टेड नहीं, और जो इंटरेस्टेड है उनसे भी किसानी छीनी जा रही है। तो भाई युवा जाए तो जाए कहां? क्या करें? कोई विकल्प है आप लोगों के पास? मैं क्योंकि पीछे से सतीश भाई कह रहे थे थोड़ा संक्षेप में करो, तो उनकी बात का सम्मान देता हूं। ज्यादा ना कहते हुए, मेरे से बड़े लोग आएंगे, बड़े सीनियर आएंगे, वो अपनी बातों को रखेंगे, आप लोगों को समझाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जयंत चौधरी जी एक ऐसी सोच के व्यक्ति हैं, एक ऐसी पार्टी चला रहे हैं जो किसानों के बारे में सोचती है, युवाओं के बारे में सोचती है। इसको मजबूत कीजिए, इसके साथ आइए, झूठों की जुमलों की सरकार के नाटक तोड़िए, क्योंकि ये वही युवा शक्ति है जिन्होंने इनको अर्श से अर्श पे बढ़ाया, और यही युवा शक्ति है जो अर्श से इनको फर्श पे लेकर आई। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि राष्ट्रीय लोकदल के हाथों को मजबूत कीजिए, इनके साथ आइए, युवा ताकत को बढ़ाइए, और माननीय जयंत चौधरी